आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर मैं हिंदी का हाल जानने के लिए पहुंचा हूं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय है। और मेरे साथ हैं कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा जी, जो कि हिंदी के निदेशक भी थे, हिंदी ग्रंथ निदेशालय के निदेशक रहे हैं। और सर, हाल का है सर अभी हिंदी, बाकी में अंग्रेजी अभी भी चुनौती है क्या? चूँकि माहौल तो अभी भी अंग्रेजी का है, स्कूल लगातार अंग्रेजी के ज़्यादा खुल रहे हैं, हिंदी के स्कूल बंद भी हो रहे हैं। हम लोग हिंदी दिवस में ऐसा कार्यक्रम रखते हैं ताकि हम विचार कर सकें कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमने अब तक क्या किया, वर्तमान स्थिति क्या है और आगे हमें क्या करना चाहिए। हम सब ये महसूस करते रहे कि हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। देश को अगर एक सूत्र में बांधना है, विकास करना है, तो स्वाभाविक है कि हिंदी ही हमारे लिए आधार होगी। आज कई कार्यक्रम हमने हिंदी के आयोजित किए हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका पर विचार हुआ कि हिंदी के माध्यम से हम एकजुट हुए। हिंदीतर भाषी विद्वानों ने भी हिंदी को ही अपनाया, हिंदी को ही अपनी ज़बान माना और हिंदी के माध्यम से हमने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सफल हुए। गांधी जी ने और सभी ने हिंदी को अपनाने की बात कही, तो ऐसा लगा कि वही हिंदी जो कि पूरे राष्ट्र को एक करती रही है और जिसके कारण हम एकजुट हुए और स्वतंत्रता संग्राम में सफल हुए, तो आज भी हिंदी की वही ज़रूरत है हमें एकजुट होने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख है कि हम भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएं और हमारे जो विद्यार्थियों भारतीय भाषाओं में सीखें, जानें और योग्य हों। और यह भी माना गया, प्रारंभ से ये कहा गया कि अगर हमको क्रिएटिविटी लानी है, अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है जो कि उनकी समझ को बढ़ाए और उसमें कुछ नया करने की कहा जाए कि उसमें एक गुण आता है कि विचार को व्यक्त करने का और नया सोचने का, वो अपनी भाषा में हो सकता है। हम दूसरी भाषा को रट के या किसी तरीके से साध के कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं आती, सृजनात्मक क्षमता नहीं आती। उसके विकास के लिए प्रारंभ में हम जो भी शिक्षा के ये भाषा के विद्यार्थी रहे, शिक्षा जुड़े हुए सब कहते रहे, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई इसमें जोर दिया जा रहा है कि हम भारतीय भाषाओं को अपनाएं और ऐसा करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन होगा और जो कि राष्ट्र को एकजुट करने की बात भी है, राष्ट्र निर्माण की बात है और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। अपने विश्वविद्यालय में हाल क्या है सर? अभी रविशंकर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने वाले छात्र या फिर जैसे आप तो सूचना तकनीक में भी जो है हिंदी शब्दावली या हिंदी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि साइंस की पढ़ाई भी जो है हिंदी में अब की जा रही है। स्थिति निरंतर अच्छी होती जा रही है। हमने महसूस किया है कि जो हमारी सीट होती थी, कई बार भर्ती नहीं थी, कम होती थी, इस बार सीट बढ़ानी पड़ी। इसका मतलब है कि हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थी और उनको पता है कि हिंदी के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सुविधाएं बहुत है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचना होगा, ये अभी भी हम मानते हैं। राजभाषा के रूप में स्थापित है, शिक्षा का माध्यम बनती जा रही है। अभी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी। AICT ने जो कोर्स तैयार किया, पाठ्य पुस्तकें तैयार की, चल रही है और इस साल से पढ़ाई भी शुरू हो गई जगह जगह। ये भी एक हो गया। वाणिज्य व्यापार में आगे बढ़ ही चुके थे। न्यायालय में भी अब ज़रूरत महसूस की जा रही कि हिंदी में निर्णय आए, सुनवाई हिंदी में हो, ये ज़रूरत है भी उसकी। तो ऐसा लगता है कि अब हिंदी को अपना रहे हैं लोग और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। और पहले भी ये कहते थे कि शोध कार्य हिंदी में नहीं हो सकता, हिंदी में शोध कार्य हो रहे हैं, शोध का प्रकाशन हो रहा है और हिंदी के माध्यम से जो काम होना चाहिए विभिन्न प्रकार के, वो अब सरलता से संपादित हो रहे हैं।
ये महसूस किया जा रहा है। लेकिन हमें और बहुत कुछ करना होगा, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हमें स्वतंत्र हुए 58 साल हो गए और इन 75 हम तो अपने विश्वविद्यालय की बात करते हैं, 75 वर्ष हो गए। तो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें उन सब बातों को रेखांकित करना होगा जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, और जब वो महत्वपूर्ण थे तो आज भी उसकी महत्ता को प्रतिपादित करना होगा। तो अभी लगता है कि इन 75 वर्षों में जितना कुछ होना चाहिए था उसमें कहीं कमी तो ज़रूर रह गई है, उसकी भी भरपाई करनी है और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा हमको। आपने तो देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, छत्तीसगढ़ में क्या वातावरण है, क्या माहौल है? छत्तीसगढ़ में चूँकि मातृभाषा है और अलग अलग खासतौर पे बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल में, वहाँ कोई चुनौती है हिंदी के समक्ष? पूरे देश की स्थिति को अगर देखें तो उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति हिंदी के मामले में बहुत बेहतर है, और यहाँ की जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं उसमें भी पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुँचें, पढ़ें और धीरे धीरे वो हिंदी या अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रारंभ में जो कहते हैं कि ड्रॉप आउट होना, उसको रोकना होगा और बच्चों को स्कूल में लाना होगा, पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, उनमें ऐसा दहशत न हो कि हम दूसरी भाषा सीखने जाते। इसलिए प्रारंभ में कहा गया कि हम हल्बी में, गोड़ी में, सरगुजिया में पाठ्यक्रम तैयार करें और बच्चों को उसी में पढ़ाएं, और धीरे धीरे उनको जो समझ आनी शुरू हो जाएगी और छोटी छोटी चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे तो धीरे से वो हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे और हिंदी सीख लेंगे। तो ये स्थितियाँ पूरे देश में हैं कि गाँव में और बातचीत में क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे बढ़ के हमें किसी मानक भाषा में आना पड़ता है। और उच्च शिक्षा के लिए हम कभी किसी भाषा के विरोध नहीं करते कि एक से ज़्यादा भाषा जानेंगे, उसके विचार में और विस्तार मिलेगा। तो अन्य भाषाएं क्या, जर्मन, फ्रेंच, रसन सीखिए, उससे और ज़्यादा साहित्य पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जिस भाषा के माध्यम से हमने आगे का काम किया है। हिंदी दिवस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी का काहे हाल, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं प्राध्यापकों के बीच में हूँ, उनसे जानने के लिए कि भाई वाकई में हिंदी का हाल अच्छा है या नहीं है। तो डॉक्टर मधुलता बारा मैम हैं, मीता झा मैम हैं। मैम ये बताइए, वास्तविक में हिंदी का हाल अभी अच्छा है क्या? ये देखिए, भूमंडलीकरण का दौर है, हिंदी का दायरा तो बढ़ा है, वैश्विक तौर पर हिंदी प्रतिस्थापित है, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी अभी भी चुनौती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर पढ़ाना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब हम किसी बात को किसी के सामने रखते हैं या फिर और भी बातें हैं, जैसे हिंदी में ही हम लोग सोचते हैं, हिंदी में ही हम लोग बोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हिंदी की हालत बुरी नहीं है जिस तरह से कहा जाए। हिंदी की हाल तो बहुत अच्छी है। जैसे अभी मैं कुछ समय पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आज के समय में हिंदी साहित्य, हमारे यहाँ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और यूपीएससी में वो हिंदी साहित्य रखे हैं, और हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में अभी देखा जाए तो उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए बच्चों के प्रति रुझान जो है हमें हिंदी में दिखाई देता है। अभी हमारे यहाँ 20 से 30 सीट हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी की हालत तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हालत बुरी है। और अंग्रेज़ी हमारी ज़रूरत है, इस बात को मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हैं या कुछ मतलब वार्तालाप के समय में या कुछ चीज़ें ऐसा रहता है कि अंग्रेज़ी हम ज़रूर अपनाते हैं, लेकिन जैसे हम अपने मोबाइल पर भी मैसेज टाइप करते हैं, संदेश टाइप करते हैं, भले ही हमारी लिपि जो होती है रोमन लिपि होती है, लेकिन उसमें भावनाएं जो होती हैं, भावना हमारी हिंदी की ही होती है, क्योंकि हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं हिंदी को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी है। लेकिन मैम, मैं आपसे समझ रहा हूँ, ये अभिभावकों के दिमाग में ये बातें क्यों हैं कि अंग्रेजी में ही पढ़ाना है, वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में भेजना पसंद करते हैं। आप देखिए, इसी वजह से जो है गांव-गांव में भी अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं। मेरा तो ये समझना है कि अगर अपन अपनी मातृभाषा में बोलें
तो हम ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। विश्व में जिन भी देशों ने प्रगति की है वो अपनी मातृभाषा से ही प्रगति की है। और जो हिंदी, क्योंकि अपनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। पर आप चाइना में जाएं, जापान में जाएं, जिन देशों ने प्रगति की है वहाँ पर अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ें। तो हमको भी हमारे मतलब चूँकि हम लोग एक सामान्य से व्यक्ति हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अभिभावकों के दिमाग से ये बातें क्यों नहीं जा रही है? वो उन्हें क्यों लगता है कि मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा अगर अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ेगा या उसकी स्कूली शिक्षा अंग्रेज़ी में नहीं हुई तो नई शिक्षा नीति में देखो, तुमने देखा होगा कि अपनी मातृभाषा को जोर दिया गया है। आपने जब से समझ लो, अब नाम किसी का नहीं लेना, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर सामान्य व्यक्ति हैं या अपने देश के प्रतिनिधि हैं तो देखा जाए जितने भी बार भाषण हुए हैं उन्होंने हिंदी में बोला। ट्रांसलेटर जो रहता है वो उस भाषा में ट्रांसलेट करके दूसरे को समझाता है। तो अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये इस प्रयास में और सहयोग दे सकते हैं हमारे नेतागण, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इस प्रकार के लोग। क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा तो तब से बन जानी थी जब अपना देश आज़ाद हुआ था, परंतु विभिन्न लोगों में मतैक्य नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि हम नहीं, ऐसा तो चल गया भाई, तो एक सेकेंडरी लैंग्वेज बन के रह गई और एक मतलब थोप दिया गया है अंग्रेज़ी को। तो वैसा होना नहीं चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा आना चाहिए। भाषा कोई बुरी नहीं है। देखो, अपने कुलपति जी ने भी कहा कि भाषा रोड़ा नहीं बनती है। और आपने जितने भी देखा, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है, तो हमको अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। अपनी भाषा से हमको आगे बढ़ाने के लिए आसपास संकट हिंदी के साथ ये भी है क्या? रोज़गार का संकट दिखता है क्या? लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी में पढ़ने से जो है रोज़गार की एक बड़ी समस्या रहेगी। शायद अभिभावकों को भी ये चिंता है। वही जो हम कह रहे हैं ना, अभिभावक या लोगों के मानसिकता में ये थोप दिया गया है। ये कहा गया कि भाई अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको अंग्रेज़ी जानी है, आपको सामान्य आदमी बनना हिंदी कर लो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी जानना है, अगर आप ब्रिगेडियर कर्नल ये बनना चाहते हैं मिलिट्री में तो अंग्रेज़ी जानना है। तो ऐसा थोपा गया है। तो जनमानस में ये मानसिकता भर दी गई है कि अगर छोटी नौकरी करना है तो हिंदी में चल जाएगा, बड़ी नौकरी करना है तो अंग्रेज़ी। लेकिन इसी मिथ को, ये जो भावना है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए जैसे हम लोग हैं, शिक्षाविद हैं या इस प्रकार, तो जो पॉलिसी बनाए, तो मुझे लगता है शासन ने जो अभी नई शिक्षा नीति का वो किया है, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ज़रूर हमको फ़ायदा मिलेगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि बोया हुआ तुरंत दूसरे दिन उगता नहीं है। तो हमको ये चीज़ देखना है, अपने बच्चों में ये बताना है। इसलिए हरियाणा या कहाँ की स्टडी है, वो अमेरिका से उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट लाया था, ठीक है, और उन्होंने देखा कि बच्चों में इंटेलिजेंस जो IQ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि 8वीं के बाद ये पढ़ते नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी आ जाती है। तो कोई मोटर मैकेनिक, कोई ऐसा, और उनकी कोई भी बुद्धिमत्ता किसी बच्चे से कम नहीं थी। केवल भाषा यहाँ पे रोड़ा बन रही थी, इसलिए बच्चे 8वीं के बाद पढ़ना छोड़ दे रहे थे। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का बच्चा बहुत अच्छा जान रहा है, उसमें IQ के हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यही वजह है कि हमने कई मौक़ों पे ऐसा देखा कि 10वीं फेल आदमी ने भी बड़ा आविष्कार कर लिया है। डेफिनेटली, ये तो है ही ना। तो जहाँ हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे तो वो जो एक अंदर से निकलने वाली चीज़ है ना, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपनी पूर्णता, यानी एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अगर आत्म अभिव्यक्ति अपनी भाषा से होगी तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं, देश उन्नति कर सकता है। हिंदी के छात्रों के सामने ये चुनौती है क्या? रोज़गार का संकट है, इसलिए भी वो कमतर हैं, या वो नहीं जाना चाहती, या उनके अभिभावक गांव-गांव में ये माहौल बन रहा है कि नहीं बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाना है? ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुल गई हैं और वहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं। खुद नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन एक ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वातावरण क्यों बन रहा है, क्या कारण है? ये एक तो रोज़गार का भी हो सकता है, क्योंकि आगे उनको भविष्य में ये ज़रूरी हो जाएगा अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेज़ी जानना, इसीलिए हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेज़ी जानें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि छोटी छोटी जगह पे भी अंग्रेजी माध्यम खोले जा रहे हैं। लेकिन हिंदी है अभी निरंतर प्रगति पथ पर। हिंदी तो निरंतर प्रगति पर है, और जैसे आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, या तो बड़े बच्चे हो जाए या जो भी,
हिंदी तो हर व्यक्ति को आता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं आता है। जैसे सर बता रहे थे कि रोज़गार के उद्देश्य से या तो पर्यटन के उद्देश्य से हिंदी का विकास जो है या हिंदी की जानकारी जो है हर व्यक्ति को होता है। जैसे साउथ में जाएं तो साउथ में आप देखेंगे शुरू में वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेंगे, जैसे सर बता रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको अपना व्यापार बढ़ाना है या अपना रोज़गार बढ़ाना है तो फिर अब उनकी ज़रूरत है। जब तक आप हिंदी में बात नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ कैसे संपर्क होगा, आप अपनी बात कैसे कह पाएंगे कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जैसे टैक्सी भी करना है। तो अगर आप वो उसको अपनी लैंग्वेज बस आए और हिंदी ना आए तो फिर, और जैसे अंग्रेज़ी ना आए तो सामने वाला भी अगर मान लिया अंग्रेज़ी ना आती हो या फिर दूसरी भाषा उनकी भाषाएं ना आती हो तो फिर उनके साथ कैसे संपर्क किया जा सकता है। तो वो हिंदी में भले ही इशारा में, लेकिन टूटी फूटी ज़रूर वो हिंदी बोलते हैं। सर क्या हाल है सर? साइंस सेंटर में है तो आप जा ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। साइंस में भी जो है अब हिंदी शब्दावली का प्रयोग जो है अब ठीक ठाक होने की स्थिति में मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी में कराई जा रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो तकनीकी और सूचना के इस दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में हिंदी का दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी माहौल तो सर अभी भी अंग्रेजी का लगता है ना? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि विगत दशकों में हिंदी को जानने समझने और हिंदी को आत्मसात कर उसमें अपनी प्रस्तुति देने के लिए विद्यार्थी आगे आ रहे हैं। यदि आप विज्ञान की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी के जो संस्थान हैं उनमें भी अब हिंदी माध्यम की बात हो रही है और उनमें भी हिंदी में अध्ययन अध्यापन होगा। खुद मेरे सेंटर में साइंटिफिक राइटिंग इन हिंदी का एक मैं पाठ्यक्रम चला रहा हूँ और विज्ञान लेखन हिंदी में विद्यार्थी कर सकें इसके लिए उनके लिए प्रश्न पत्र भी हम लोगों ने बनाया है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि सोच और समझ के लिए हमको भाषा को आड़े नहीं आने देना चाहिए और ये अभी हमारे जो अभिभावक हैं उनको बहुत शांत मन से सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को गणित आनी चाहिए, मेरे बच्चे को विज्ञान आना चाहिए, मेरे बच्चे को तकनीकी आना चाहिए। उसमें भाषा बहुत रुकावट पैदा नहीं करती है। ये भी देखा जाता है ना समाज में कि अंग्रेजी जानने वाला है यार, उसको ठीक ठाक सम्मान मिल जाएगा, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा। हिंदी वालों के साथ या दूसरी भाषा वालों के साथ ऐसा नहीं है। भारत जैसे देश में ऐसी सोच को बदलने की ज़रूरत है और बात उसमें संप्रेषण की होनी चाहिए, ना कि भाषा की होनी चाहिए। भाषा संप्रेषण में आपके ज्ञान को कहीं रोकता नहीं है। आपको जो गणित आती है यदि तो वो आप किसी भी भाषा में बोलेंगे तो आप बहुत आपकी गति अच्छी रहेगी और उसको धीरे धीरे हमारे विज्ञान के विद्यार्थी समझ रहे हैं। और इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको इस तरह से देना चाहता हूँ कि विज्ञान के बहुत से विद्यार्थी एमए हिंदी में भी एडमिशन लेते हैं और एनआईटी के बच्चे भी हमारे यहाँ एडमिशन लिए हुए हैं। तो आफ्टर बीटेक भी हिंदी में अपना वो करियर तलाश रहे हैं और उनको उम्मीद है और ऐसे बच्चों से हमें उम्मीद है कि उनके सब्जेक्ट तक हमारी हिंदी पहुंच रही है। तो विज्ञान के बच्चों से हिंदी भाषा का विकास और हिंदी विज्ञान के बच्चों के माध्यम से उस तकनीकी और उस विषय तक पहुंच रही है। भले ही इसकी गति थोड़ा कम है लेकिन आगे उसमें और गति आएगी। और हिंदी में रोज़गार की कमी की बात तो मैं अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी में रोज़गार के बहुत से अवसर हैं। राजभाषा अधिकारी से लेकर के ऐसे अन्य तमाम चीज़ें हैं जिसमें अनुवाद की बात हो या राजभाषा अधिकारी की बात हो या स्कूलों में जो अध्ययन अध्यापन होता है उसकी बात हो, उसमें हिंदी आगे बढ़ रही है। और सिनेमा में भी हिंदी बढ़ रही है, वो भी हमारे प्रचारक ही हैं किसी न। इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का बढ़ना हिंदी के लिए चुनौती है? हिंदी के लिए चुनौती तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदी को अवसर मिलता नहीं है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जा कर के देखें तो पहले यदि हमारे देश की फारसी राजभाषा के रूप में रही होगी, इसके बाद में फिर अंग्रेजी का बोलबाला रहा, तो हिंदी को वो दायित्व तो मिला ही नहीं। जिम्मा अभी 75 वर्षों से हिंदी को ये जिम्मा मिला हुआ है। अब उसमें यदि हम कहें कि नहीं इसमें ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो वो उसको थोड़ा समय लगा और अब जा कर के वो स्थिति थोड़ा सामान्य होना शुरू हुई है।
और हिंदी माध्यम के स्कूलों की अपेक्षा यदि अंग्रेज़ी के माध्यम के स्कूल ज़्यादा खुल भी रहे हों तो उससे हिंदी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी पहले भी संपर्क भाषा के रूप में थी, जन भाषा के रूप में थी, और अभी भी बोलने वालों की और समझने वालों की संख्या जो है वो वैसी ही है। और अंत में फिर उसी बात पर मैं आता हूँ कि अंग्रेज़ी मीडियम के 8वीं के बाद 10वीं के बाद जहाँ से पेरेंट्स का जोर ख़त्म होता है, जहाँ वो फीस देना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, उसके बाद वह बच्चे सोचते हैं कि अब पेरेंट्स यदि नहीं चाह रहे हैं तो हम अपने विषय को चेंज करके अपना करियर बनाएं, और स्वस्फूर्त वो फिर भाषाओं की ओर आते हैं। इस दौर में जो है, जो अंग्रेजी में जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की या फिर जिन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई कर ली, उनके सामने रोजगार का संकट एक पैदा हो जाता है कि आगे वो करे क्या, अगर क्योंकि अंग्रेजी के लिए तो सीमित जगह है, सीमित वर्ग है। आप ये देखिए कि विश्व में कितने लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बहुत कम है। लेकिन जिन भी, ये मैं फिर से कह रही हूँ, तो जानना जरूरी है, लेकिन माध्यम के तौर पे बोलना जानना अलग बात है। अपनी भाषा को जानोगे तो दूसरी भाषा को समझ जाओगे, ठीक है। आप देखे हो कि अभी जो गूगल या आप ये करते हो कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो आपका क्या रहता है, मैप तैयार है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो फ्रांस है, जापान है, चाइना है, वहाँ उन लोग अपनी भाषा में वो मैप को कर रहे हैं। तो टैक्सी यानी जन सामान्य जो है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अगर वो गूगल से अपनी भाषा में बोल रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और जो 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, उसको जैसे हमारे ऊपर थोप दिया कि अंग्रेज़ी नहीं जानोगे तो आप ये बनोगे। तो देखा होगा जितने भी हमारे हिंदी के ऐसे मूर्धन्य विज्ञान मतलब व्यक्ति थे, तो धोती कुर्ता पहनते, तो वो तो हमारी वेशभूषा थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको धीरे धीरे बदलते गए, मानसिकता बदल दी कि आप पैंट शर्ट में रहोगे तभी आप सही रहोगे। भले आपका लिखा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो आपको अंग्रेज़ी में पढ़ना है। तो उस ऐसी दिखावे वाली हिंदी की ज़रूरत नहीं है। हिंदी को हमको जनमानस में लाना है। तो कहाँ से शुरुआत करनी है? स्टार्ट विद द मिनिमम एंड प्रैक्टिस द ईजीएस्ट। सरल से शुरू करना है। तो जो बोलचाल की भाषा है, केवल एक लिख दिया पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ऐसा नहीं, उसको जन जन में जाना। जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी करे, तब वो उसमें एक अपनी अभिव्यक्ति बाहर लाएगा। और आपने चूँकि फ्रांस का जिक्र किया है, फ्रेंच पढ़ाने वाले सर भी हैं जरा उनसे भी, सर विदेशों में क्या माहौल है? सर आप तो यहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहे हैं लोगों को, लोग वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैंने आज ही एक अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में के 100 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है। 143 विश्वविद्यालय हैं अमेरिका में जो कि हिंदी का पठन पाठन करा रहे हैं विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी वहाँ भी उच्च डिग्री हासिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये एक्चुअली वास्तव में मतलब हिंदी का प्रभाव ही है, और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और तमाम सब आप देख रहे हैं कि भारत अब 5वीं सबसे बड़ी मतलब आर्थिक शक्ति बन चुका है जीडीपी के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं इन सब में हिंदी का योगदान है, और डेफिनेटली आप इन सब के योगदान में कहीं ना कहीं फिल्मों को भी रिलेट कर सकते हैं। फिल्मों की जो भाषा है वो हिंदी ही है, और जो विज्ञापन की जो भाषा है वो भी हिंदी ही है। वो भले उसमें इंग्लिश का थोड़ा सा पुट रहता है, जिसको कि आजकल हम एक हिंग्लिश कह सकते हैं। बिना हिंदी के कोई भी विज्ञापन बनाने वाली जो एजेंसी है वो अपना विज्ञापन ना तो बना सकती है और ना ही जनमानस तक पहुंचा सकती है। तो इस कारण हिंदी के पीछे जो आर्थिक ताकत है उसे भी हमें समझना चाहिए और उसे भी हमें रेखांकित करना चाहिए, और हिंदी का महत्व आने वाले समय में लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हिंदी दिवस पर मैं दिखा रहा हूँ हिंदी का काहे हाल, और मेरे साथ इस वक्त है हिंदी के छात्र। हाल का है हिंदी का? हिंदी ठीक है, बढ़िया है। क्या लग रहा है, माहौल अच्छा है, नौकरी वोकरी उसमें ठीक है? अंग्रेजी का पूरा वातावरण है देश भर में। जी ये सही बात है कि अंग्रेजी का वातावरण है भारत देश में ग्लोबलाइजेशन के वजह से, लेकिन हिंदी हमारी जो है अभी क्या है, राजभाषा है। भारतीय जो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है, भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा दिया गया है। अब सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि अब विश्व में इंग्लिश जैसे हिंदी में भी अनेक कंट्रियों में हिंदी भाषा की जो पढ़ाई की जा रही है, जैसे कि अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में हमारे हिंदी भाषा का जो है कोर्स होता है, वहाँ पढ़ाई होता है। तो आप लोगों की मांग है बाहर? जी हिंदी भाषी लोगों के, हिंदी में जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनके पास रोजगार है बाहर जाके?
जी हाँ, अभी क्या है ऑस्ट्रेलिया में हिंदी में अगर आप एक घंटे पढ़ाते हैं तो आपको जो है $365 आपको मिलेंगे 1 घंटे का। यानी कि आपको अगर उसको 60 से अगर डॉलर चल रहा है तो उसको डिवाइड करें, इंटू करें, तो तकरीबन 21,000 1 घंटे का आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। 1 घंटे का अगर हिंदी में आप कोर्स देते हैं तो मतलब ये सच है, ये फैक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, आप पता कर लीजिए, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। और अदर कंट्रीज़ में भी जैसे कि हमारे हिंदी का जो कोर्स हो रहा है, और भारत के तो वैसे सभी जगह में अब चालू हो गया है, उसमें तो पहले से ही चल रहा है। तुम लोग का क्या मानना है, क्या है हिंदी का माहौल? ठीक है सर। हिंदी सर, हिंदी का भी ऐसा नहीं कि हिंदी का भी कहीं कम हो या किसी से हम तुलना करें, क्योंकि अपने लिए देश प्रेम के साथ और अपनी भावनाओं के साथ हिंदी हमेशा जुड़ी हुई है। और यूँ कहें कि अभी तो थोड़ी ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर अगर हम छत्तीसगढ़ के वॉल्यूम देखें तो कहीं ना कहीं अभी कैसे, क्योंकि हम अभी हालांकि स्टूडेंट अब हिंदी कोर्स के हैं लेकिन हम इंजीनियरिंग भी स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलप में देखा जाए तो इंग्लिश का मांग ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अपनी मातृभाषा के लिए तो हमेशा ये रहेगा कि हम खुद उसका पथ प्रदर्शक रहे या वो हमें पथ प्रदर्शक करे। इस टाइप का हमारी भावना है कि हिंदी हमेशा हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी, चाहे वो हमारी सनातन से हो या पौराणिक से हो, चाहे अभी वर्तमान। छात्रों में रुचि है? बिल्कुल इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट है। लेकिन लोग का ये मानना ये है कि जैसे कि अभी यहाँ अगर देखा जाए तो खास करके छत्तीसगढ़ में, कि जैसे आप अगर किसी कवि सम्मेलन में जाते हो तो आपको एंशिएंट टाइम का आदमी बताया जाता है कि थोड़ा प्राचीन सभ्यता का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सर हिंदी में जो आपको फील है वो इंग्लिश नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ है। हिंदी मैम आप क्या करती हैं? मैं वही बताना चाह रही थी। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा यहाँ 17 साल से विगत शासकीय प्राथमिक शाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षिका हूँ। और आज हमारे बच्चों के द्वारा काफ़ी अच्छा हिंदी दिवस का आयोजन बच्चों ने किया, बच्चों के साथ हमने किया, और सारे बच्चे मिलकर दोहा, चौपाई, सोठा और जितने भी कवियों की, तो आप सही कह रहे हैं जी, दिवस पे हिंदी कोई भी दिवस हो, दिवस पे तो बड़ा सब कुछ हो जाता है कार्यक्रम। मैं आपको बता रही, मैं हिंदी भाषी हूँ। मुझे मेरे प्रोफेसर ने मुझे पीएचडी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं की। तो मैंने अंत तक हार नहीं मानी, और जब 2010 में एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैंने बोला जो मेरी मातृभाषा है मैं उसी में पीएचडी करूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो ये मैं हिंदी को महत्व देती हूँ और निरंतर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मैं आज तक कार्य कर रही हूँ, जिसे मुझे अभी राज्यपाल सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। घर परिवार में जो है माहौल लेकिन बदल रहा है। गांव में जो है स्कूल अब अंग्रेजी के खुल रहे हैं, वहाँ भी जो किसान परिवार का आदमी ना वो भी चाहता है, या रिक्शे वाला भी चाहता है और ठेले वाला भी चाहता है मेरा बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े चाहता है, मगर अपनी मातृभाषा को कोई माता पिता छोड़ना नहीं चाहते, कोई परिवार के सदस्य नहीं छोड़ना चाहते। नई पीढ़ी के पास विकल्प अंग्रेजी का रहेगा तो फिर आगे क्या होगा? सरकार कितनी भी विकल्प इंग्लिश का ले आए, मगर अपनी मातृभाषा से कोई भी जुदा नहीं कर सकते। ये 100% सत्य है, शाश्वत है और निरंतर ये जारी रहेगा। हिंदी को दिवस के रूप में ना मना के, ये पखवाड़ा नहीं, ये जीवन पर्यंत हमारे जीवन में उतारने वाली कला है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको दिखा रहा था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हिंदी का काहे हाल। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।